चलिए मैं ही शुरुआत करूँ क्योंकि फ्राइडे और काफ़ी रिलीजेस यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है और आज मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। CLSA की रिपोर्ट आई है, बहुत इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है। 1100 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उनके टारगेट प्राइस है 1920। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भरोसा है उनको इस स्टॉक पे, कितना बड़ा अपसाइड देखते हैं। और फिलहाल जो धुरंधर का रिलीज हुआ था, चाहे वो पार्ट 1 हो या रिवेंज की बात हो, दोनों में ही अच्छा खासा फुटफॉल देखने मिला था। और एक इंटरेस्टिंग खबर बताती हूँ, धुरंधर का एक कैरेक्टर है, राकेश बेदी साहब ने इसे निभाया भी था और उन्हें बोनस के तौर पर 1 करोड़ रुपए आज मिले भी है। उनकी फीस से डबल है। तो आप समझ सकते हैं कितना क्रेज इस मूवी ने किया और क्या री रेटिंग स्टॉक के लिए हो सकती है। मूवी ने कमाई कर ली, एक्टर्स ने कमाई कर ली, लोगों ने एंजॉय कर लिया, लेकिन पीवीआर के शेयर धारकों का क्या? मैं 1-2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ नुपुर, 5 साल में पैसा ही नहीं बनाया स्टॉक ने। इनफैक्ट आप देखें तो 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और आपके धुरंधर का जवाब मैं देता हूँ, कितनी बड़ी रिलीजेज आ गई, क्या क्या नहीं हो गया, लेकिन ये पीवीआर का स्टॉक वहीं का वहीं है। और जितनी बड़ी मूवी होती है ना, उतना ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है। मैं सारा डेटा निकाल कर बैठा हूँ। चाहे पुष्पा ने 1100 करोड़ कमाए थे, पीवीआर का स्टॉक नहीं चला। धुरंधर ने, इसने भी वर्ल्ड वाइड आप देखें तो 3000 करोड़ प्लस का करेक्शन कर लिया। छावा ने 600 करोड़, एनुअल ने करीब 600 करोड़, सैयारा ने 400 करोड़ के आसपास, लेकिन स्टॉक नहीं चला। इनफैक्ट रिलीज के पहले हफ्ते और कम से कम अगले 2 हफ्ते के बाद भी आप देखें तो पीवीआर का स्टॉक इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर है, इससे मूवी से तालमेल छोड़ दीजिए, ये नहीं चलता है मूवीज के नाम पर। अरे मूवीज नहीं आएगी तो स्टॉक में कौन देखेगा? मूवीज आने के बाद भी तो चलो फुटफॉल की बात करते हो। पोस्ट कोविड के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं, क्योंकि वहाँ पे सेटबैक था, उसके बाद एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला था, फिर वापस एक कंसर्न इस कंपनी के लिए आती हुई नजर आई। लेकिन पिछले क्वार्टर के नंबर देखेंगे ना आशीष, तो आपको समझ में आएगा कि एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, चाहे वो फुटफॉल्स में हो, टिकट की प्राइसेस में हो, F&B रेवेन्यूज में हो, अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। आपने हिस्ट्री बता दी कि इन मूवीज ने कमा के तो दिया, लेकिन पीवीआर में कुछ नहीं हुआ। तो आने वाली पाइपलाइन आपको बता दूं, 2025 से बहुत बेटर आपको 2026 की मूवी की पाइपलाइन दिखेगी। दृश्यम देख लीजिए, उसका 3रा पार्ट आने वाला है, शाहरुख खान की किंग मूवी आने वाली है, और दिवाली तक का तो इंतजार सबको, क्योंकि रणबीर कपूर की रामायण आने वाली है। बराबर है। रामायण के लिए प्राइम फोकस कहां से कहां पहुंच गया। प्राइम फोकस का मार्केट कैप में देख रहा था कि 24,000 करोड़ है। आपको पता है पीवीआर का मार्केट कैप लड़कर कितना हो गया? सिर्फ 10,000 करोड़ का। आप 1-2 क्वार्टर का तर्क दे रही हैं, मैं तो पिछले 5 साल की हिस्ट्री आपके सामने रखता हूँ। आप प्राइम फोकस इतनी मूवीज बनाएगा, कहीं तो रिलीज होगी। अरे रिलीज होगी तो देखने तो आप पीवीआर ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल जाऊंगा, पीवीआर जाऊंगा, सब पीवीआर में ही जाएंगे। दिक्कत की बात है कि 500 रुपए की टिकट देके 1500 रुपए के पॉपकॉर्न भी आप ही खाएंगे आशीष। एग्जैक्टली। उसके बाद भी आप देखिए FY21 में करीब 750 करोड़ का घाटा, FY22 में 490 करोड़ का, FY23 336 करोड़, FY24 33 करोड़, FY25 281 करोड़। अरे 5 साल की हिस्ट्री मैंने आपके सामने रख दी। कंपनी ने मुनाफा ही नहीं किया। हम मूवी बेशक एंजॉय करेंगे, पीवीआर में जाकर ही करेंगे, लेकिन स्टॉक क्यों खरीदना है इसका? जब आप पीवीआर जाएंगे तभी फुटफॉल्स बढ़ेंगे और ज्यादा टिकट देंगे और वही एवरेज टिकट प्राइस आपको नजर आएगा। 4% की बढ़त पिछले क्वार्टर में थी। F&B का रेवेन्यू, जो मैं बोल रही थी, आप 500 की टिकट लेके 1500 के पॉपकॉर्न खाएंगे, 30% वो कंट्रीब्यूट करता है और उसका मार्जिन डबल है टिकट रेवेन्यू से। दूसरी बात, जो बीच में थोड़े कंसर्न्स आए थे कि एडवर्टाइजिंग को आप कम करिए और वो सब, उसके जैसे रेवेन्यू ड्रॉप हुआ था, लेकिन अब वो एडवर्टाइजिंग भी फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मूवी की पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। तो एडवर्टाइजिंग पाइपलाइन का हम क्या करेंगे? मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए नेटफ्लिक्स पर आप मूवी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी बैलेंस शीट तो देखिए, आप सीए हैं, मुझसे बेहतर समझती हैं। इसका डेट कितना निकल कर आ रहा है? तकरीबन 857 करोड़ का, प्लस डबल था 1 साल पहले, कंपनी ने कम कर दिया और वही एक पॉजिटिव 860 करोड़ फिर भी बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल है इस साइज और स्केल के लिए। 860 करोड़ का डेट, और वहां पर आपको फ्यूचर की चिंता है कि कैसे ग्रोथ यहां पर रहेगी। मैं तो एक डेटा 4 बार देख चुका हूं, चौंक गया। FY21 में 10% के आसपास की टोटल ऑक्यूपेंसी आती थी। आपको पता है पिछले कई सालों से कितनी ऑक्यूपेंसी आ रही है? पिछले 3 सालों में 23 से 25% के आसपास की ऑक्यूपेंसी है। इतनी कम ऑक्यूपेंसी, हार्डली कुछ नाम आपने मूवीज के लिए गिनाए हैं। अच्छा, ये मूवीज हिट भी हो जाती है तभी भी स्टॉक नहीं चलता है, फिर चलेगा कैसे ये स्टॉक? CLSA के तो भरोसा है आशीष, 1900 रुपए के बड़े लक्ष्य और चलेगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि आपको मौका दिया है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 1900 होता है स्टॉक तो डबल हो जाएगा मार्केट कैप, क्योंकि 1000 रुपए का स्टॉक 2000 रुपए हो रहा है, तो 10,000 का मार्केट कैप 20,000 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, क्योंकि इंडिया में ना प्रॉब्लम क्या है, मूवी सिर्फ मूवी इंजॉय करना नहीं होता, थिएटर में जाके एक फैमिली आउटिंग होती है। इसलिए लोग 500 की टिकट देके 1500 के पॉपकॉर्न लेते हैं और वही कंपनी के बुक्स में नजर आता है। मैं ना आपसे सहमत हूँ ना CLSA से
से, क्योंकि अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, लोगों को ट्रैफिक नहीं झेलना है, आधे घंटे पहले जाके एडवर्टाइजमेंट नहीं देखने हैं, अब लोग इंतज़ार कर लेते हैं। कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं जो सेकंड पार्ट धुरंधर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नेटफ्लिक्स पर आएगी तब देखेंगे। तो OTT के चरण को मत भूलिए आप, बड़ा थ्रेट है इनके बिजनेस मॉडल पर, और शायद इसी के चलते देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जेनजीज इंतजार नहीं करते, फोमो में कोई नहीं रहना चाहता आशीष आजकल, इसलिए सब धुरंधर थिएटर में जाके ही देखते हैं। बिल्कुल।